कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है ना। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और फटाफट से क्या है, आज से हम लोग एक यूपी ट्रिपल एस सी का जो है ना, यानी यूपी ट्रिपल एस सी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों के दो पार्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक तो रहेगा यानी 1 से लेकर 70 तक एक आपको जो वीडियो प्रोवाइड होगा, एक इसमें आएगा। और एक जो रहेगा 71 से लेकर 100 तक क्वेश्चन। तो यानी एक जो वीडियो, यानी आपको दिन में दो वीडियो प्रोवाइड होंगे, एक 1 वीडियो एंड एक 2 वीडियो। और ये रहेंगे एक ही सेट का रहेंगे, दोनों वीडियो किसके रहेंगे? एक ही सेट के रहेंगे आप लोगों के पास। ठीक है। इसमें जो रहेंगे 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। जो दूसरा वीडियो होगा उसमें 71 से लेकर 100 तक। इसमें क्या रहेंगे? दो हिंदी के जो होते हैं यानी गद्यांश टाइप के, यानी बड़े बड़े। और मैथ के कितने होते हैं? यानी दो 10 क्वेश्चन हिंदी के होंगे एंड 20 क्वेश्चन किसके होंगे? मैथ के होंगे। तो यानी आपका यहाँ से 30 मार्क्स का क्या होगा? कवर अप होगा इस वाले से, यानी सेकंड वाले से। ठीक। जो फर्स्ट होने वाले से क्या होगा? उससे 70। ठीक है ना। 70 मार्क्स का कंप्लीट होगा, यानी उसमें 70 क्वेश्चन होंगे तो 70 मार्क्स भी होंगे। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है ना। तो अपन लोग विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। तो क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, फिर उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे हैं, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 1 है। ठीक है। यानी कौन सा प्रैक्टिस सेट है? प्रैक्टिस सेट 1 है। तो अब अपन लोग 1 को स्टार्ट करते हैं। यानी प्रैक्टिस सेट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पहले 1। पहले अपन लोग 1 को सॉल्व करेंगे, फिर देन ऐसे डेली आपका आज यानी कितनी तारीख है? यानी 11 और 10 यानी 2023 यानी 11 अक्टूबर। ठीक। 11 अक्टूबर के दिन आपके दो वीडियो आएंगे, और जो हमारे वीडियो आते थे रीजनिंग हिंदी के, वो अभी नहीं आएंगे। वो अब जब आपका आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, यानी 20 और 29 को, यानी 28 और 29 अक्टूबर को जब आपका एग्जाम कंफर्म हो, तो यानी 30 से आप लोगों की वो क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 30 अक्टूबर से। ठीक। अभी हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट करेंगे। ओके। तो यानी प्रैक्टिस सेट अपन लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या है, क्वेश्चन को रीड करते जाइएगा और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करते जाइए। ठीक है। इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है, और हम लोग यहाँ इजीली तरीके से यहाँ भी सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला है? अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल में स्थित है। यानी जो अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? डायरेक्टली आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर ही करने हैं। यानी इसका क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन करा दी जाएगी। ठीक है ना। तो इसकी आपको टेंशन लेने की नहीं है ज़रूरत। इसी के साथ प्रैक्टिस के साथ साथ आपको इसकी आंसर की भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और फ्रेश पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप लोग अगर उसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ, यानी किस जिले से है? तो यानी एटा जिले में स्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। राजस्विक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया? यानी जो राजस्विक समारोह होता है, यानी राजाओं का समारोह होता है, उसका मतलब विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया? यानी केनोपनिषद में, विष्णु पुराण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद, यानी इनमें से किसमें इसका विवरण किया गया? यानी ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका विवरण किया गया। आई थिंक आप लोगों को इतने बात क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? यानी जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ठीक। तो यानी गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पहला उपदेश कहाँ? बुद्ध गया में दिया था, लुम्बिनी में दिया था, सारनाथ में दिया था, या कुशीनगर में? ये कमेंट में आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग अपना एक पेपर रख लीजिए, उसमें ऑप्शन लिखते जाइए, फर्स्ट का सेकंड, यानी आप लिख लीजिए, फिर मैं जो बता देता हूँ उससे आप मैच कर लीजिए आगे। ठीक। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यानी गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यानी ये गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है ना। गौतम बुद्ध को। ठीक। ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो यानी लाहौर में किस मस्जिद का? बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था, अकबर ने करवाया था, या हुमायूं ने करवाया था? यानी औरंगजेब में जो लाहौर में, यानी किसने करवाया था? यानी लाहौर में औरंगजेब ने करवाया था। ठीक। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यानी डैश दे दिया। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? यानी मुगल सम्राट जो 18 से यानी 1857 के विद्रोह जब हुआ था, उसके दौरान मुगल सम्राट कौन था? अकबर द्वितीय, बादशाह द्वितीय, या बादशाह फर्स्ट, या शाह आलम?
तो यानी इसका कम आप लोग आंसर कीजिए, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी क्या है, बहादुर शाह द्वितीय। कौन है, बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6 आप सामने। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमारी क्लास जो रहेगी उसमें कोई भी जब एक्सप्लेनेशन करने के लिए होगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अदरवाइज जो एमसीक्यू टाइप के हैं उसी टाइप से हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को इतना कंफर्म है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रैक्टिस ही रहेगी, उसके बाद कोई भी बकवास नहीं होगी वीडियो के बीच में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम, कौन सा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रथम बार मुस्लिम अध्यक्ष कौन चुना गया था। यानी मौलाना आजाद, या मोहम्मद अली, या बदरूनी तहबीब, या शाह वली उद्दान। यानी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिए। तो यानी इसका क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बदरूनी तहबीब। तीन, तो यानी इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी ये कब हुआ था, इन्होंने कब किया था, 1857 में, यानी 57, ठीक है। कब हुई थी इसकी ये, ठीक है ना, 1887 यानी 1887 में, ठीक है। यानी प्रथम बार, और ये कहाँ पर होती है, ये मद्रास में होती है। अगर ये इतनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आप कर लेते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मद्रास में कांग्रेस के वो भी तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक कौन सा अधिनियम है जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है उनके सुधार के नाम से भी जाना, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1999, ठीक है। फिर से ईस्ट इंडिया 1784, चार्टर एक्ट 1813 यानी 1813 में, ठीक। इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, आप लोगों को उस पर क्या करना है, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में करने हैं, ठीक। तो यानी क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, ऑप्शन क्या रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर से, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, यानी भारत शासन अधिनियम 1919, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा रहेगा, भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 8, ओके ना। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। यानी ये कुछ ऐतिहासिक इन लोगों के दिए गए हैं, तो यानी इनको किसके अनुसार, काल के क्रम के अनुसार वर्णन करना है। यानी चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जलियांवाला हत्याकांड, इनको क्या करना है, आपको क्रम में लगाना है। यानी सबसे पहले, यानी ईयर, पहले हम लोग इनकी क्या कर लेते, ईयर डिफाइन कर ले। ईयर डिफाइन करने से क्या हो जाएगा, यानी जो चंपारण सत्याग्रह है, तो ये आपका कब हुआ है, ठीक है ना। यानी चंपारण सत्याग्रह हुआ है हमारा 1917 में, ठीक है। बंगाल विभाजन क्या हुआ है, 1905 में, ठीक है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है वो आपका 1919 में। तो आई थिंक आप लोगों को अब इससे ऑर्डर लगाने में कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन नंबर पहले हमारा ये आएगा, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, एंड थर्ड। तो यानी अब इसी में हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, पहले कौन सा होना चाहिए, सेकंड, फिर उसके बाद कौन होना फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। तो यानी निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके किस में बनाने थे, आपको काल क्रमानुसार। तो यानी पहले हमें काल पता होना चाहिए, तब हम लोग उसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपने, यानी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की प्रथम महासचिव के रूप में, जो अखिल भारतीय कौन थे, अखिल भारतीय किसान किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, यानी एनजी रंगा को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था, यानी अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव के रूप में एनजी रंगा को नियुक्त किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। यानी एक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या सुभाष चंद्र बोस थे, या सरोजिनी नायडू थे, या चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है ना। तो ये कब कहा था, यानी महात्मा गांधी को प्रथम बार राष्ट्रीय पुरुष किसने कहा था, यानी सुभाष चंद्र बोस ने। वो भी कब कहा था, यानी आपको कहा था उन्होंने 6 जुलाई 1944 को। कब कहा था, यानी 6 जुलाई 1944। अगर ये इतना हो जाता है तो इनफ है, ठीक। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए। अब आप देखिए, पीडीएफ बिल्कुल आपको तरीके से मिलेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है 11, यानी किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। यानी जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ लगी है, ठीक।
आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हो, यानी जो सबसे लंबी बताना है, यानी किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों के साथ लगी हुई है, ठीक है ना। एक बार आप लोग इसे रिकॉल कर लेंगे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ठीक। तो अभी सिर्फ मैं इतना बताऊंगी किसके साथ लगी हुई है, तो यानी वो लगी हुई है बांग्लादेश के साथ। यानी किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, बांग्लादेश के साथ। वो भी कितनी लगी, यानी कितने किलोमीटर की है, यानी कितने की है, 4000, और वो कितनी है, 96.7 किलोमीटर की, ठीक। आई थिंक क्लियर होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यानी नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या भारत। तो यानी कहाँ पर स्थित है, भारत में, ठीक है। तो और ये भारत में किस राज्य में, यानी भारत के सिक्किम राज्य में, किस में है, सिक्किम राज्य में स्थित है, ओके। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, भारत में भी कहाँ पर स्थित है, वो है सिक्किम राज्य में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यानी राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यानी इनमें से कोई एक 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई 3 ऑप्शन क्या है आपके रॉन्ग है, हमें सही ऑप्शन का पता लगाना है, ठीक है। जो यानी क्या गिर राजस्थान में है या कहाँ, और रणथंबोर महाराष्ट्र, केवल लामजाओ मणिपुर, साइलेंट वैली कर्नाटक। तो आपको इसमें से सही का आइडेंटिफाई करना है, यानी ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा, ठीक। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका ऑप्शन कौन सा, यानी 13 का क्या रहेगा, ए बी सी या डी। तो क्या रहेगा, सी इसमें से ये सही है। तो यानी केवल लामजाओ कहाँ पर है, मणिपुर में। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जो यानी गिरका कहाँ पर है, यानी गुजरात में, कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक। आई थिंक आप लोगों को यहाँ से कंप्लीट भी होता जाएगा, ठीक है। रणथंबोर महाराष्ट्र में नहीं है, रणथंबोर है राजस्थान में, कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। और साइलेंट वैली कहाँ पर, कर्नाटक में ना होके ये केरला में, कहाँ पर है, केरल। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात क्लियर है, यहाँ ये कहाँ पर है, केरल में, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यानी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी होती है ना, के अनुसार ग्रहों को निम्नलिखित क्रम के अनुसार व्यवस्थित, यानी सूर्य के अनुसार, यानी सूर्य जैसे सूर्य है, फिर उसके बाद कौन सा ग्रह है, यानी अपने जितने भी ग्रह हैं वो क्या उन्हें एक ही क्रम में लगाने, जैसे कौन सा है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण, ये सभी इसी टाइप से। अब इनको क्रम में डिफाइन करना है, तो यानी पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगा, मंगल आएगा, कि बुध पृथ्वी मंगल शुक्र आएंगे, कि बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, यानी सिर्फ 4 ही ग्रह दिए गए हैं, और इन्हीं को किस में लगाना है आपको, एक ऑर्डर में लगाना है, यानी एक अरेंज टाइप का करना है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो पहले क्या आएगा, बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, ठीक। 90 ईस्ट रेंज कहाँ पर स्थित है, यानी जो 90 ईस्ट रेंज है वो कहाँ पर स्थित है, यानी प्रशांत महासागर में, अंध महासागर में, या हिंद महासागर में, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है, आपके हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, यानी वैसे अपनी इंडिया में कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ऑप्शन पढ़ के अपन लोग क्या करते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं ऐसा होगा, निजी क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं, यानी सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होगी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का क्या हो, सहयोग, यानी दोनों क्या करके मिलजुल के काम करें। आई थिंक इतना क्लियर है ना आप लोगों को, यानी इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या, निम्नलिखित में से वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, यानी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कौन कौन करेगा, ठीक, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो जो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी जी है, कौन है, यानी निम्नलिखित में वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी, कौन है, अजय त्यागी। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर होगा, हाँ। आगे बढ़े, ठीक है, ओके। यानी तो जो सेबी का फुल फॉर्म्स क्या होता है, यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो यानी क्या हो जाएगा, अगर इसका हिंदी रूप भी आ जाएगा वो भी आपसे पूछ सकता है, तो यानी क्या हो जाएगा, भारतीय सेबी, यानी भारतीय प्रतिभूति, क्या है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय विनिमय बोर्ड, ठीक। ये आप लोग देख लीजिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। 18 में क्या है, यानी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था, यानी जो उद्योग है, यानी जो इंडस्ट्रीज है वो किस पंचवर्षीय योजना में आप लोगों की डेवलप हुई थी, यानी द्वितीय पंचवर्षीय में,
चतुर्थ पंचवर्षीय में या पंचमी पंचवर्षीय में, या तो फिर किस में हुई थी, षष्ठी पंचवर्षीय में आप लोगों की ये विकसित हुई थी। यानी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुई थी? ऑप्शन नंबर आपको 18 का करना है, ए सही, बी या सी या डी। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड कब हुई थी, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये विकसित। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 1956 से, ठीक है, 1961 तक। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। यानी और ये किसने दी थी? प्रोफेसर पी बी महालोनिबिस। यानी कौन थे? प्रोफेसर थे वो, कौन थे? प्रोफेसर पी सी महालो महानो महालोनिबिस। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। इन्होंने यानी उद्योग जो इंडस्ट्री एरिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यानी हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? यानी जो हरित क्रांति है उसका जनक किसे कहा जाता है? क्रांतियां एक बार रिवाइज कर लेना आपने जो भी पीछे, ठीक है ना। यानी पी पॉल को, डॉक्टर मिशेल को, यानी राधा कृष्णन को, यानी नॉर्मन बारलोग को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा हो जाएगा? नॉर्मन बारलोग को। ठीक है, आई थिंक। यानी और जो यानी हरित हरित क्रांति का क्या जनक किसे कहा जाता है? यानी तो ये क्या हरित क्रांति का जनक, अगर इस ऑप्शन में ये नॉर्मन बारलोग इनको करेंगे, बट लेकिन क्या होता है, यानी जो हरित क्रांति का जनक होता है जबकि भारत में, यानी जबकि अगर हम इंडिया किसकी बात करें, इंडिया की बात करें, यानी भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। यानी किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, ये भी आप लोग अतिरिक्त इसको याद कर लेंगे। ठीक है, वैसे हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बारलोग को। ठीक है, और जब अगर इंडिया की बात करें, अगर क्वेश्चन यहीं पे पूछे हरित क्रांति का भारत में जनक किसे माना जाता है, तो ये किसे लगाओगे आप लोग? एम एस स्वामीनाथन को। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 को रीड करिए, आंसर दीजिए। यानी कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? यानी इसमें से कौन सा बैंक है जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया या एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो यानी इनमें से कौन सा बैंक है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको पहले किस नाम से जानते थे अपन लोग? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। और ये कब से? यानी 1 जुलाई 1955 से। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है वो। ठीक है ना, क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, फिर देन उसके बाद अपन लोग उसका क्या करेंगे? आंसर करें। तो यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यानी ये क्या थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। यानी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1900 कब हुई थी? 46 को। ठीक है, जिसमें संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर उसके बाद दूसरी कब हुई थी? ये 9 दिसंबर। फिर उसके बाद हुई थी 11 दिसंबर को। तब उसे में किसे बनाया गया था? यानी राजेंद्र प्रसाद जी को, वो भी कौन से? स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? यानी भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है? वर्णन किया। जो यानी हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, यानी भारतीय संविधान के किस भाग में उन्हें क्या किया है? भाग 1 में किया, भाग 2 में, या 3 में, या 4 में? ऑप्शन ए, सी, बी और डी। यानी इनमें से कोई आपका क्या रहेगा? एक करेक्ट आंसर है। तो यानी मैं आपको बता दूं, यानी भाग किस में किया गया? भाग 3 में। यानी भारतीय संविधान की जो क्या होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं, भाग 3 में किए गए। जो मौलिक अधिकार कितने? 12 से लेकर 35 तक के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कितने मौलिक अधिकारों को? 6 मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 बता दीजिएगा। अगर ज़्यादा थोड़ी स्पीड हो तो वो मैं अगले वाले प्रैक्टिस सेट में थोड़ी स्लो कर लूँगा। आई थिंक मेरे हिसाब से इतना ही है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि 100 क्वेश्चन है और 2 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, एक में 70, तो यानी ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होना चाहिए ना। ठीक, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता से संबंधित है? यानी क्या है, जो भारत के संविधान है में निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद है जो किसकी बताता है? यानी समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। समान नागरिकता संहिता, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद आर्टिकल 46, आर्टिकल 43, 44 एंड 45। यानी 44 इज द राइट आंसर। ठीक, और वो भी ये किस में है? यानी जो भारतीय संविधान की ये भाग किस में? भाग 4 में। यानी अगर हम भाग की बात करें तो यार किस में है? ये भाग 4 में। अनुच्छेद किस में आता है? ठीक है, 36 से 51 के बीच। यानी किससे आता है? 36 से 51 के बीच आता है। ठीक, वो भी अनुच्छेद कौन से? 44वां।
क्या बताता है ये? भारत के संविधान में कौन सा? समान नागरिक संहिता का अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है अपना 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये तो आप लोग जानते हैं, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, आई थिंक इतना क्लियर होगा। यानी भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक ओके। और अभी तक जो अभी क्या है, और जो कौन कौन, अगर ये पूछा जाए नियुक्त आयुक्त की तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन अभी भारत के आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? ये नंद किशोर सिंह है। कौन है? एन के भी बोला जाता है। यानी कौन है ये? नंद किशोर सिंह। यानी जो कौन है? भारत के वित्त आयोग के कौन है? अध्यक्ष है। आई थिंक आप लोगों को वर्तमान में। ठीक, इतनी बात क्लियर है। और ये कब से बने हैं? यानी 2023 यानी 2022-23 से बने हुए हैं। तो ये कब तक रहेंगे? 25-26 तक रहेंगे। और जो अगले नेक्स्ट आएंगे वो 26 में आएंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को बात यहाँ तक क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 25, यानी कहा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? यानी कौन से संविधान संशोधन है? यानी 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, उसमें भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यानी कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9, भाग 9B, भाग 9A या 10th? ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है ना। तो यानी कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9 जोड़ा गया था भारतीय 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है, संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9 जोड़ा गया था, जिसमें क्या था? पंचायत से संबंधित था। ये किससे संबंधित है? भाग 9 यानी जो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, उससे ये संबंधित है। ठीक, इतनी सी बात क्लियर। और यहाँ तक कोई डाउट नहीं। पारसेक की इकाई क्या है? यानी साइंस से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। यानी पारसेक की इकाई क्या है? पारसेक की इकाई दूरी है। ठीक, इतनी तो बात आप लोग क्लियर कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर है अपने सामने 27। ठीक है ना। एक सीधी सड़क पर कार की गति, यानी जो क्या है? एक सीधी सड़क पर कार की गति, गति का उदाहरण। यानी जो एक सीधी सड़क होती तो यानी कौन सी गति होती? यानी रेखीय गति होती। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है कौन सी गति होती है? रेखीय गति। यानी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, एक तत्व के समय स्थानकों में होती है होते हैं। यानी क्या होते हैं? समान भौतिक गुण होते हैं, या भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, या न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है, या भिन्न परमाणु संख्या होती है। यानी क्या होता है? एक तत्व के समय स्थानकों में क्या होता है? यानी न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर देख हमारे 28 तक पहुंच गया अपन लोग। आज की क्लास में कहाँ तक करने हैं? यानी इस क्लास में हमें करने हैं 70 तक। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? यानी मेंडले, है ना। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? यानी मेंडले को कहा जाता है। ठीक, वो भी। और अगर हम किसकी बात करें, ठीक है ना, और ये पढ़ लेना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किस रक्त समूह को सर्वग्राही, यानी सर्वग्राही किसे कहा जाता है? एबी को। सर्वदाता किसे कहा जाता है? ओ को। ठीक, ये तो आपको पढ़ा ही हो गए, आप लोगों ने बायो में पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं अपना। ठीक, क्वेश्चन नंबर है अब आपके सामने 31। 31 को आप लोगों को क्या करना है? ये एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक, अब आप इसमें देख पा रहे हो, यानी इसका 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 यानी क्या है? यानी 7 7 7 5 का क्या है? ये क्यूब है। ठीक है, प्लस यानी 2 2 5 का ये यहाँ पर क्या है? क्यूब है। अगर हम नीचे बात करें तो नीचे क्या बन रहा है? यानी 77.5। ठीक, तो यहाँ फिर से एक बार मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। ठीक है ना, ये अगर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें यहाँ पर कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? नहीं तो अगर यही हो जाए तो कोई ज़्यादा डाउट बड़ा इशू नहीं है, आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिए आ जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो यानी क्वेश्चन में क्या करें? अगर अपन देखें तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होना डायरेक्टली। यानी क्या है फॉर्मूला? अगर हम देखें तो यानी ए क्यू प्लस बी क्यू। तो यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है? यानी ए प्लस बी, और ब्रैकेट में क्या रहता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। लेकिन अब यहाँ पे डाउट हमें क्या है? यानी इसमें पॉइंट है, इनमें क्या नहीं है? इसमें पॉइंट में। अगर हम इसमें पॉइंट लगा देंगे तो क्या करेंगे? 100 इसमें से पॉइंट लगाएंगे। यानी कितने डिजिट? यानी 3 डिजिट है। तो यानी अगर हम इसमें क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे तो यानी जब हमें या ऐसी बात कर लो, या नीचे वाले के पॉइंट को हमें रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे? इसमें 1000 का
मल्टीप्लाई करा देंगे, बस इतनी सी। तो यानी यहाँ पे हमारे पॉइंट आ जाएंगे, यहाँ पर इसमें पॉइंट ये लग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर बात हो गई। जब आप इसका ये इस टाइप से हो जाएगा तो यानी 70, ठीक। तो यानी क्या हो जाएगा, 7.5 का होल क्यूब, ठीक है, और प्लस रहेगा यानी 2.5 का होल क्यूब। जब इसको आप लोग इस टाइप से खोलोगे यानी a प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो ये आप देख पा रहे होंगे ना, ये क्या है आपका ए स्क्वायर, ये आपका क्या है बी स्क्वायर, ये है माइनस का ए बी, इससे ये पूरा आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यानी जो आपका वो बचेगा बस वो क्या बचेगा 77.5 यानी 227.5 और ये 1000, ठीक। ये इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यानी 0, ठीक है, और फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 0, फिर यानी 10, यानी 100 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी या क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी 10,000। आई थिंक आप लोगों को ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा, ठीक। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अब आपके सामने कौन सा है, 31, ठीक। यहाँ पे हम लोग गैप कर लेते हैं जिससे अपन लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है ना। अब तो सही है, थोड़ा और जो कम कर ले, दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, यहीं देख लो। अब क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है फिर 15% की क्या होती है कमी होती है, तो इसका परिणाम ही इतना हो जाता है। यानी पहले हमें क्या करना है, उसको 15% बढ़ाना है, फिर हमें क्या करना है 15% कम करना है, ठीक है। ये तो हमें हमें कोई एक नंबर ले लिया, यानी हमारा नंबर क्या है एक्स है, ठीक। तो यानी हमारा जो नंबर है वो क्या है एक्स है। एक्स में क्या करेंगे, पहले हम 15% जब इसका क्या करेंगे बढ़ाएंगे इसको, यानी 15% बढ़ाएंगे तो यानी 100 का अगर हम 15% करते हैं तो 115 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक। फिर क्या करना है 15% की कमी करनी, 15% की जब आप लोग इसमें क्या करेंगे, ठीक है, तो यानी 15% की जब आप इसमें क्या करेंगे तो यानी 85, यानी क्या हो जाए 85 अपॉन का 100, और आपकी वैल्यू क्या आ रही 728, ये इसके इक्वल में आ रहा है। अब हमें इसे क्या कर देना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो सॉल्व करेंगे फटाफट से, क्या करेंगे इसको इजीली तरीके से अपन लोग सॉल्व कर देते हैं, मैंने वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं इसको काटते हैं, यानी किससे काटते हैं पहले 5 से, यानी कितना हो जाएगा 20, 5 से इसे काट लेते हैं, 5 2 10 और कितना 23, आई थिंक क्लियर है। और इसे भी अपन लोग किससे काटते हैं, यानी 5 7, हाँ ठीक है, 5 बन जाए 5 यानी कितना 3 यानी 7 और ये कितना हो गया यानी 20। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी, तो यानी क्या आएगा 280 यानी मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20, तो अपॉन में क्या आ जाएगा यानी 23 मल्टीप्लाई 17, ठीक। अब अपन लोग क्या करेंगे, यानी डायरेक्टली इससे इसको काट देंगे, है ना। तो यानी 17 से अगर हम डायरेक्ट इससे काटते हैं यानी 17 का टेबल 17 माइनस 7 4 और 34, ठीक है। तो यानी कितने टाइम जाएगा आपका, यानी 17 यानी 64, यानी 4 टाइम जाएगा, यानी 7 64 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी हाँ ठीक। तो यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 46। अब ये हम इससे 21 से काट देंगे, तो यानी 27 से जब आप इसे काटेंगे तो यानी क्या बचेगा 2, ठीक। अब इनका हम लोग क्या करा देंगे, यानी 2 में इसका और इनका हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यानी कितना 2 2 4 4 2 8, तो यानी 800 आ गया। अभी हमारा यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, कहाँ तक हुआ है, यहाँ तक को हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो हमारा आंसर अभी क्या मिला हमें 800। अब यदि उसी संख्या में पहले, अब जो संख्या निकल आई है इसमें पहले आपको क्या करना है 25% की कमी करनी है, फिर 25% की वृद्धि करनी और फिर 20% की कमी हो जाती है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो रही है ना, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। अगर आप हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर पेन जो अच्छा चल पाए यही चलने दे, ठीक है ना। तो यानी इसी संख्या में क्या करना है अब आप लोगों को, इसी संख्या में यहाँ पे मैं करता हूँ, यानी इसी संख्या में अब आपको क्या करना है, पहले तो क्या करना है पहले 25% की कमी, 25% की कमी करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी 75 बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक। तो 75 बटे क्या आ गया आपका 100, कमी हो जाने के बाद फिर 25% की क्या करनी है आपको वृद्धि करनी है। क्वेश्चन ने जैसा कहा है फिर अपन लोग क्या करेंगे 25% की जैसी वृद्धि करेंगे, तो यानी क्या करेंगे 125 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक। आई थिंक आप लोगों को इतना तो ये क्लियर हो रहा होगा।
फिर उसने कहा है फिर 20% की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? 20% की हम लोगों को इसमें क्या कर देंगे कमी। जब आप लोग इसमें 20% की कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 बट्टे कितना हो जाएगा 100। बस आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका इजीली तरीके से आंसर देखो हम कर देते हैं सॉल्व। यानी 25 से काटते हैं दोनों को, यानी 25 दिया 75, 25 100 का 100। ठीक 25 से काटते हैं यानी 25 पंचे 125, 25 चौकी 100। ठीक है, जीरो से जीरो आपका ये कट गया। अगर हम इसे किससे 2 से काट देते यानी 4 तो ये कितना हो गया 5। आई थिंक क्लियर है। 5 से 5 ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 4 से 4 कितना बचा आपका इतना। 4 से हम इसे भी काट देते हैं यानी 800 को। जब हम 4 से 800 को काटेंगे तो यानी क्या बचेगा अपना 200। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। यानी स्पीड कोई ज़्यादा नहीं, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो हमारी क्या बची 200 और 3 यानी तो कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा आपका 600। आई थिंक क्लियर है। ओके चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये आप लोगों का इरेज हो जाएगा। ठीक मैं 1-2 सेकंड का टाइम देता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ले लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन लोग कौन सा है अब 33। क्वेश्चन नंबर 33 में भी क्या है इसका क्या करना है। अब आपको देखो एक है क्या फॉर्मूले पड़े होंगे आप लोगों देखो फॉर्मूले ही है। यानी क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब अपन लोग इसे क्या करेंगे ओपन करेंगे यानी क्या कैसे करेंगे a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2ab माइनस के 2ab प्लस का 2ab कैंसिल हो जाएगा। तो यानी क्या बचेगा 2 ब्रैकेट में ले लेंगे तो यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक आई थिंक जब आप इसको ओपन करोगे तो ये इस टाइप से हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम अगर इसको नीचे देख पा रहे हैं तो यानी ये नीचे क्या है यानी ए स्क्वायर अगर इसका बना है बी स्क्वायर इसका बना है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक इसका हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर से ए प्लस का बी स्क्वायर हमारा कट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यानी 2। ठीक बिल्कुल सिंपल था कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपन लोग देखते हैं 34 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 है आपकी स्क्रीन पर क्या है 37/2 को प्रतिशत के रूप में किस में बनाना है आपको इसको प्रतिशत में यानी परसेंटेज में आंसर निकालना है आपको। किस में परसेंटेज में आंसर बताना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा इस केस में हम लोग मल्टीप्लाई यानी 2 2 जा 4 4 1 1 कितना हो जाएगा 5 3 6 कितना हो गया 75/2। तो आपको किस में बनाना है इसका परसेंटेज बनाना है तो यानी क्या कर देंगे 100 का मान। ठीक 25 दिया 75 25 चौको 100 यानी तो यानी कितना आ गया 1/8 यानी 3 है ऊपर। तो यानी कितना आ गया 3/8 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अब आप लोगों की स्क्रीन पर है यानी 35 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे करें क्वेश्चन नंबर 35। चलो देखो पहले क्या है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 9 और 10 था। बिल्कुल क्लियर तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से समझाता हूँ अभी। क्या है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 9 और 10 था। अब 10 वर्ष यानी 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। यानी सी की वर्तमान आयु जो सी की वर्तमान आयु क्या होगी यदि उसकी हमें पहले सी की वर्तमान आयु निकालने से छोड़ते में क्या पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके तो यानी क्या है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था तो हम मान लेंगे तो यानी डायरेक्टली मान लेंगे माना ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो कितना रहेगा यानी जो ए की आयु रहेगी वो कितनी रहेगी 9x रहेगी। ठीक हमने लेट कर ली यानी तो कितनी हो जाएगी 9x प्लस का 8 यानी 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है। और जो बी की ये ए की आयु बी की आयु क्या हो जाएगी यानी 10x प्लस का 8। ठीक आई थिंक इतना के लिए। अब उसने कहा है 4 साल बाद फिर इनमें क्या करेंगे 9x प्लस इससे दिख नहीं रहा है ना दूसरा का तो यानी कितना अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे यानी तो उसने कहा है 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात है 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात यानी 9x इसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है और उसमें ठीक है इसमें 10x प्लस का 4 ऐड कर देंगे ये भी 12। अब ये कितनी हो जाती है यानी 12 अपॉन कितना हो जाता है 13। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू फिर a में रखेंगे
एक ही हमारी क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी, फिर उसके बाद हम सी की निकाल। हमें बस इसको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए फटाफट से सॉल्व करो। यानी 13 का 9 में कितना हुआ, यानी 39 या 117x प्लस इसका इसमें 26 2 13 यानी 14 156 और इक्वल टू यानी इसका इसमें 120x प्लस का 4 4। ठीक, ओके। अब इसको हम लोग इस साइड ट्रांसफर ले आएंगे या कर लेते हैं, ठीक है, इसको ले जाओ या इसको, तो यानी कितना हो जाएगा, यानी 3x 120 में से 1 जब 170 माइनस होगा तो 3x ही बचेगा। 156 में से 144 माइनस करेंगे तो हमारा 12 आ जाए, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। जब आपकी x की वैल्यू 4 आ जाती है तो यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यानी 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4, है ना, वो प्लस का 8 करना है, तो यानी 9 का कितना 36, 36 4 कितना हो गया, 36 8, यानी कितना हो गया 44। यानी ए की जो एज है, ए की एज कितनी आ गई आपकी 40। अब उसने कहा है सी की वर्तमान आयु बर्थ में, यदि उसकी आयु क्या है, ए से 6 वर्ष अधिक है, यानी ए से कितनी वर्ष अधिक है, 6 वर्ष अधिक है, तो ए की कितनी आई है आपकी 44। आई थिंक कितना क्लियर हो गया ना, ए की कितनी 44, 44 में आप लोग 6 और ऐड कर देंगे तो आपकी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी तक यहाँ तक कोई डाउट है ना। हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 35 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी क्या है, सही है, यानी हमें इसमें क्या बताना है, इसकी वर्तनी सही है या नहीं। ठीक है, अनुग्रहित अनुग्रहित यानी ऑप्शन नंबर बी, इसकी वर्तनी क्या है, सही। ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत किस कविता किसने लिखी, यानी ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, इन्होंने वीरों का कैसा हो बसंत पर क्या लिखी हुई है, कविता लिखी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 38। 38 क्या है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द लिखना, यानी जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, यानी जिसकी पहले, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, जिसकी पहले से क्या ना हो, कोई आशा ना हो, क्या होता है वो अप्रत्याशित होना, यानी उसकी कोई आशा ही नहीं थी। ठीक, अकाल शब्द के लिए, अकाल शब्द का हमें क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। अकाल शब्द का पर्यायवाची कौन सा रहे, दुर्भिक्ष रहेगा, अपरिहार रहेगा, अंधकार रहेगा या अचित रहे, तो यानी अकाल शब्द का पर्यायवाची आपका क्या रहने वाला है, दुर्भिक्ष। ठीक है, और भी अकाल शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से, भुखमारी, दुकाल यानी कुकाल, ठीक है ना, ये आदि शब्द क्या होते हैं, उसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक, आकाश शब्द का विलोम शब्द आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा, ये तो आप लोग जनरली से जानते हैं। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 ये है आपके, पहले आपको इसको रीड करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप लोगों को इसके आंसर करने पड़ेंगे, है ना, यही है ना। तो आप लोग पहले इसको इजीली तरीके से क्या करेंगे, रीड करेंगे, देन उसके बाद आप लोग इसके क्या करेंगे, आंसर करेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो पा रहा होगा, लेकिन बट क्या है डाउट, क्या आपके क्वेश्चन नीचे जा रहे हैं, है ना, थोड़ा हम लोग इसको आउट कर लेते हैं, ठीक है, इतने में काम चल जाएगा। ठीक, आपको पहले इस जो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, पहले आप लोगों को इसको थोड़ा एक बार रीड कर लेना है, फिर देन उसके बाद आपको इसके क्या करने हैं, आंसर करने हैं। ठीक है ना, तो यानी मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, यानी आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है, पोस्ट रिलेटेड टू विच टॉपिक डज द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम हर फीड, यानी कि जो पोस्ट ये डाली गई है, यानी क्या है, एक एक किसी, कोई एक पर्सन है जो क्या करता है, फेसबुक पर अपनी पोस्ट इंक्लूड करता है। ठीक है ना, ओके, आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर होगा, क्या करता है वो, पोस्ट इंक्लूड करता है। अब उसने कहा है कि यानी पोस्ट, ऐसी कौन सी पोस्ट है जो वांट टू रिमूव फ्रॉम हर फीड, यानी उसने अपने फीड से वो उस पिक को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अगर अब अपन लोग इसमें देखते हैं, यानी क्या है, क्लीन माई फीड, इसने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लीन माई फीड कहाँ से, आई नो माई वीकनेस जस्ट फॉर लास्ट वीक, यानी फेसबुक मेमोरी रिमेंबर मी ऑन द पिज्जा पार्टी, तो यानी पिज्जा पार्टी किससे रिलेटेड है, यानी पिज्जा पार्टी आपकी फूड से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई थिंक क्लियर हुआ, है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जैसे 42 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वाज द राइटर सक्सेस इन डूइंग, तो यानी राइटर ने सक्सेस होने के लिए क्या किया, है ना, तो उसने क्या प्लान किया था, यानी लॉस द डिजायर्ड वेट, उसने अपना लॉस वेट डिजायर्ड कर दिया था, यानी खत्म कर दिया। सक्सेड इन ओवरकमिंग टाइम ऑफ द अदर ऑर्डर पिज्जा, नहीं। अटेंड 30 डेज की जो जिम क्लासेस थी विदाउट ए ब्रेक, यानी उसने यही किया था।
यानी यहाँ पे कहाँ पे है देख लेते हैं अपन लोग, ये है, यानी क्या है उसने 30 डेज क्लासेस जिम, यानी तो ये उसने क्या किया था, एक चैलेंज यानी सक्सीड प्लान उसने फिक्स किया हुआ था। ठीक, 46 क्वेश्चन देख, 43 क्या है, 43 क्वेश्चन है आप लोगों का, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेज रिलेटेड टू द चॉकलेट, यानी इसमें से ऐसा कौन सा पेज है, यानी जैसे अर्थलोप है, बजट टेस्टी है, टेस्टी मेड है, टिनी किचन है, तो यानी अगर आप लोग देखें यानी टेस्टी मेड किचन ये सब किससे रिलेटेड आ रहे हैं, आपके फूड से रिलेटेड आ रहे हैं यानी खाने से। अब लेकिन जो चॉकलेट है वो आपकी किससे रिलेटेड है, अर्थलोप से। कहाँ पे, यानी यहाँ पे आप लोग जब इसको पढ़ेंगे रीड करेंगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग है, यानी क्या है, किसका सिनोनिम्स बताना है, आपकी अलार्म को, यानी अलार्म का मतलब क्या होता है, यानी कई संपूर्ण या मतलब क्या होता है, यानी सिक्योर, यानी अलार्म करना, तो यानी क्या हो जाएगा, पैनिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, गिव कंप्लीट गिव एंटोनिम्स, यानी कंप्लीट का क्या बताना है आपको, एंटोनिम्स बताना है, ठीक है ना। तो यानी क्या होगा कंप्लीट का एंटोनिम्स, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूर्ण है, संपूर्ण है, पूरा है, तो अब इसका क्या आपको बताना है, एंटोनिम्स जस्ट अपोजिट बताना है, यानी जैसे क्या यानी खाली, यानी इनकम्प्लीट, यानी जो पूर्ण ना हुआ, यानी तो क्या हो जाएगा, पार्टाइल। ठीक है, या ऑप्शन में ये भी आ सकते हैं आपके, क्या आ जाते हैं, इनकम्प्लीट आ जाता है, अनफिनिश्ड आ जाता है, इम परफेक्ट आ जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी जो जो अब आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर आपको सामने विजिट हो रहा है, यानी दिए गए विकल्पों में संबंधित प्रफुल्लित किससे है, ये रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, प्रफुल्लित किससे है, उदासीन से, यानी ये यहाँ पे डॉट लगे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना, प्रफुल्लित किससे है, यानी उदास से। अब शांत का क्या होगा, यानी जो प्रफुल्लित होता है, यानी जो क्या होता है उसके अंदर उदासी, यानी क्या होता है, खुशी टाइप, यानी वो क्या है, उदास है। अब शांत का क्या होगा, यानी निराकरण, साहस या धीरज, या क्या होना, भड़काना, यानी जो शांत होगा तो क्या होगा, भड़क जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है 47, ठीक है, 47 ही है आपकी स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करिए फटाफट से आप लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में मदर, मदर को क्या लिखा गया है, यानी जो MOTHER, तो यानी मदर को उसने क्या किया है, QDGSNL, इस टाइप से उसने मदर को क्या किया है, कोड किया है, तो यानी अगर, और अब हमें किसको कोड करना है, सेट, यानी SHEATH, इसको आपको कोड करना है, तो आप इसमें क्या लगाएं, देखो इसके हमने रीजनिंग हमने पढ़ाई, यानी अल्फाबेटिकल सीरीज में हम लोगों ने इसको कराया हुआ था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा बस दिमाग लगाना है। एस से क्या बनता है, एस से क्या है, आर, एक ऐड हो गया, डी से क्या, ई, एक ऐड हो गया, जी क्या, जी एच, एस टी, एम एन, ऐसे इसी टाइप से बने। तो अब आपको क्या कर देना, इनका एक एक यहाँ पे क्या कर देना, एच का क्या हो जाएगा, एच का जी हो जाएगा, ठीक है, टी का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ए का उसके पहले जेड आएगा, ए के पहले डी आएगा, एच के पहले क्या आएगा, जी आएगा, एस के पहले क्या आएगा, आर आएगा। आई थिंक आप लोगों को कितना है, तो यानी ऑप्शन क्या बनेगा, जी एस जेड डी एस आर, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 ये मैंने अपनी रीजनिंग की क्लास में कराया, यानी एम की पत्नी एन की पुत्र वधु, यानी जो एन की पत्नी है ना वो एन की क्या है, पुत्र वधु, यानी पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, यानी क्या है, एन की पत्नी, यानी एम है, एम की एक कौन है, पत्नी, यानी एन की पत्नी अभी हमें पता नहीं है, उसने हमने पत्नी को क्लोज कर दिया, ठीक है, एन की पत्नी, एन, हाँ, एम की पत्नी एन की पुत्र वधु, यानी तो एन की ये क्या होगी, पुत्र वधु हो गई, ये क्या हो सकते हैं, इसके सास भी हो सकते हैं, ससुर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, पी ओ का पति है, यानी तो यानी पी कौन है, पी किसका पति है, ओ का पति, अब ओ कौन है, यानी पी ओ का क्या है, पति है। अब हमें पी ओ का तो पति, अभी हमें ओ का तो पता ही नहीं है ना, जो कि एम की बहन है, यानी एम की बहन कौन है, जो किसके लिए आ गया, ओ के लिए आ गया, यानी जो एम की क्या है, प्लस नहीं आएगा भाई, ठीक है, फिर से बना देते हैं। यानी क्वेश्चन क्या था, यानी एम है, एम जो है वो किसकी पत्नी है, एम एम किसका पति है, किसी का भी पति है, अभी फिक्स नहीं, और जो एन की क्या होगी, ये पुत्र वधु होगी, ठीक।
अब एन किस, एम की बहन कौन है, एम की बहन ओ है, एम की बहन कौन है, ओ है, यानी ये उसकी बहन होगी। बहन को हम लोग किस में कर देंगे, रेक्टेंगल में क्लोज कर, सॉरी सर्किल में ही क्लोज करते हैं, ठीक है ना। और इसको ये इसका जो भी भाई हो गया, ठीक। अब इसका क्या है, इसका पी ओ का पति, पी जो पी है वो किसका पति है, ओ का पति है, यानी तो ये इनके साथ ये ऐसा रिलेशन हो गया। तो यानी ये कौन हो गया, पी हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, हस्बैंड वाइफ होगा, यानी ओ पी क्या होगा, पति पत्नी होगा, ठीक है। जो कि एम की बहन। अब पी का एन से क्या संबंध, यानी पी का एन से क्या संबंध, यानी तो पी का एन से क्या है, सन इन लॉ यानी दामाद, ठीक। ये इनके पुत्र या पुत्र हैं, ठीक है। ये इसकी पुत्री है, इसकी क्या है, बहू है। तो यानी ये इसका पति हो गया, ये इसकी पत्नी है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर है अपना 49, क्वेश्चन नंबर 49 को करेंगे, यानी जनवरी 2007 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा, तो यानी यही बता। तो यानी अब आप क्या करेंगे, 2007 को पहले सॉल्व करेंगे किस में, तो यानी इसको हम लोग क्या निकालेंगे, पहले इसमें कितने लीप ईयर है, ठीक है। और इसकी लेक्चर आप पहले देख लीजिएगा, ये अब मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करने तो बैठूंगा नहीं, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें हम लोग पहले निकालेंगे इसके लीप ईयर, यानी कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है ना, कौन कौन सी लीप ईयर आए। तो हमें क्या निकालने पहले, यानी 30 यानी जनवरी, जनवरी यानी कितने दिन की, 31 दिन की, यानी 31 दिन ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी डायरेक्टली हम लोग क्या कर लेंगे, ऑड डे राइट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फरवरी, जनवरी, जनवरी में ऑड डे कितने होते हैं, है ना। तो जनवरी में जो आपके होते हैं, यानी तो जनवरी फर्स्ट मंथ है, यानी इसमें ऑड डे आपके कितने हो जाते हैं जी, प्लस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं, यानी 31 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। उसके बाद जो आपका रहेगा वो 6, यानी कितने इसमें वो ईयर आ रहे होंगे, यानी ये किसके पास है आपका, यानी 2000 के पास, 2001 क्या है आपका, एक लीप ईयर है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा पड़ेगा, यानी 2002 के बाद कौन सा पड़ेगा, 2004 एक लीप ईयर पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग इसमें क्या कर देंगे, और ये 7, यानी ये भी क्या है, एक, ठीक, 7 प्लस का 1। और अब हमें इसमें किससे डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना। जब आप लोग इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यानी ये 7 से 7 कट जाएगा, 5 और 6 ये भी 7 कट जाएगा। जब हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यानी 7 4 28 कितना बचा, यानी 3, यानी कितना आ गया, 3। अब 3 में कौन सा डे होता है, यानी जो मंडे होता है वो एक मंडे, यानी 2 में ट्यूसडे, यानी थर्ड में कौन सा हो जाएगा आपका, वेडनेसडे। ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50, ठीक है। चार शब्द दिए गए, इनमें से किसी न किसी तरह समान है, यानी एक समान है, उस समान शब्द का क्या करना है, चमान, यानी त्वचा, वक्र विज्ञान, हृदय रोग यानी कवक। ये क्या है, त्वचा से संबंधित है, यानी त्वचा, ये वक्र से, हृदय से यानी कवक, यानी ये किससे, ये यही डिफरेंट होगा। यानी ये क्या है आपकी तीन, एक करेक्ट है और एक ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, नो, ठीक। ये आपके यहाँ से कौन से करंट के रिलेटेड आ गए हैं, जो यानी लास्ट ईयर में आपके यानी करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। अगर आप इनको कहें तो मैं एक बार में डायरेक्टली टिक करते हुए चला जाता हूँ, बस पढ़ के और आगे बढ़ा देते हैं, है ना। क्योंकि करने से कोई दिक्कत नहीं, इस टाइम के आप लोगों को करंट खुद ही करनी पड़ेगी, 1 सेकंड में, ठीक। क्लास आपकी बहुत ही लेंदी हो चुकी है, टाइम को थोड़ा और कंप्लीट जल्दी से करते हैं, है ना, ठीक। जुलाई 2022 में किस दौसी विमान के लिए, ये कौन सा है, आईएनएस विक्रांत हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, आईएनएस, आईएनएस विक्रांत, ठीक। तो यानी क्या हो जाएगा, ये आईएनएस विक्रांत हो जाएगा आप लोगों का, ओके, ठीक है। जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, यानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52, यानी जुलाई 2022 में हो गया है नहीं। अग्रदूत समाचार पत्र को किस भाषा में प्रकाशित किया गया है, अग्रदूत समाचार पत्र को असमिया भाषा में क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 54, क्या है, जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीदे वित्तीय सेवा प्रदान करने की मंजूरी दी है। विकल्प में से कौन सी बैंक है, यानी 54 का क्या आंसर हो जाएगा, यानी कौन सी है, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। जुलाई 2022 में, चलो इसको ऊपर कर लेते हैं, यानी देखिए, यानी क्या है इसमें, जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, यानी कौन से नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे जुलाई 2022 में, और वो भी अभी भी हैं, यानी कौन है, राहुल नार्वे, ठीक। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 56, ठीक है, आ जाओ भैया, कौन सी क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, ठीक है।
यानी जून 2022 में जारी वैश्विक शांति पुरस्कार यानी 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत यानी 35वें स्थान पर रहा है, यानी ये 2022 के अनुसार है। किसके अनुसार है? 2022 के। और अब अगर अभी के अकॉर्डिंगली आप निकालेंगे जाके, अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी ये कब की डाटा दिया गया है? यानी जून 2022 का आप लोगों को ये डाटा गिवन डाटा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना? आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। ठीक, इसके बारे में अगर मैं बता दूं, यानी जून 2022 में जारी वैश्विक शांति पुरस्कार भारत में 2023 में कौन सा 2022 में कौन सा स्थान रहा है? यानी 135वां स्थान रहा है। ठीक, और अगर अभी की बात करें, ठीक है, 2023 में अभी कौन सा स्थान रहा है? ठीक, यानी कौन सा स्थान रहा है? 126वां स्थान रहा है। ठीक, ओके। ठीक, यानी जो अभी कब हुई थी? जुलाई में हुई थी, यानी उसमें कौन सा स्थान रहा है भारत का? यानी 126 में। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान एनटीआरआई की कहाँ स्थापना किया गया है? यानी जो एनटीआरआई है आपको कहाँ पर स्थापित किया गया है? यानी नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति, यानी कौन सी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी मार्च 2022, यानी 2022 की बात हो रही है। और अब जो आएंगे अभी के करंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी ये कहाँ पर की गई थी? यानी दुबई में की गई थी। ठीक है, आई थिंक आप लोग क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं। क्वेश्चन नंबर है 59, यानी जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना क्या की गई थी? शुरू की गई थी। यानी सुरक्षा मित्र परियोजना कब की गई थी? यानी शुरू की गई थी। यानी 59 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी कहाँ पर शुरू की गई थी? केरल राज्य में शुरू की गई थी। ठीक है, ओके। यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी यानी टीबी, ये क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है, क्योंकि ठीक है ना, यानी टीबी, ठीक, एक सेकेंड, ठीक है, यानी टीबी को किस नाम से यानी त्वचा परीक्षण किया गया है? यानी सीटीबी से इसका क्या किया गया है? परीक्षण किया गया। ठीक, म्यांमार की मुद्रा में क्या रहेगी? म्यांमार की मुद्रा म्यांमार क्वाइट रहेगी। ठीक है, जो घुमरा घुमरा लोक नृत्य है, ठीक है, घुमरा लोक नृत्य कहाँ पर होता है? यानी घुमरा लोक नृत्य जो होता है वो कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर है अपना 63, यानी कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? जो कलिम्पोंग हिल स्टेशन है वो आप लोगों को कहाँ पर स्थित है? वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 स्टेट है, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर है? भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में थे। सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? ये जो सार्क का सचिवालय है, यानी जो सार्क है, ठीक है, उसका सचिवालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी ये कहाँ पर स्थित है? यानी फटाफट से बताइए, यानी 66 का क्या आंसर रहने वाला है? ये कहाँ पर स्थित है? यानी काठमांडू में स्थित है सार्क का सचिवालय। यानी काठमांडू कहाँ पर है? और ये भी नेपाल में है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर अपन लोग देख लेते हैं 67, यानी जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया कौन सी थी? फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? यानी जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? यानी 2022 वाला किसने जीता था? यानी सैनी सिट्टी ने जीता। और अभी जो 2022 में हुआ है वो किसने जीता है? वो जीता है नंदिनी गुप्ता ने। ठीक है, अभी का ये याद रख लीजिए किसने जीता है, यानी नंदिनी गुप्ता ने। ठीक है, यानी 2023 का जो फेमिना मिस इंडिया का हुआ था, यानी 2023 का, वो किसने जीता है? यानी किसने? नंदिनी गुप्ता ने। ठीक, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय ऊंट कटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी तो ये आप लोगों को फैक्ट्स यानी ये लर्न ही करने पड़ेंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी, यानी कब मनाया जाता है? यानी 29 जून को मनाया जाता है। हाँ, आज की क्लास के हमारे 2 क्वेश्चन और रह गए, उन्हें और खत्म कर लेते हैं और अपनी क्लास को आज क्या करते हैं, फिनिश। दिख रहा होगा ना? ठीक है, यानी क्या है? क्वेश्चन नंबर है आपका 69। ठीक, क्या है? पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, यानी एक बुक लिखी गई है। कौन सी बुक है? नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, यानी माई इवनिंग इज द BCCI, माई इवनिंग, इवनिंग इन इज द BCCI, ये किसने लिखी है? तो यानी ये किसने राइट करी है? यानी विनोद राय ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 से, यानी ये कौन है? नोवाक जोकोविच। ठीक,
ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब आपकी जो 71 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन है, ये आपको एक दूसरी क्लास में प्रोवाइड करा दी जाएंगे। ये क्लास कुछ ज़्यादा ही लेंगे, ठीक है ना। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रिवाइज करते रहें। आपका एग्ज़ाम 28 एंड 29 अक्टूबर को है, ठीक है। टेक केयर।